हेलो नमस्कार, वेलकम। मैं सुरेश हाजिर हूँ आपके साथ फिर दोबारा से एक बहुत ही अच्छी विषय पे जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। इससे के पहले हमारा वीडियो प्रॉपर वे में शुरू हो, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों जो कि हम कवर नहीं कर पाए अब तक, तो आप वो हमें कमेंट कर सकते। तो जैसा कि अब तक मैं वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, किस तरीके के आपका, अगर आप रजिस्टर्ड यूनिट ले रहे हैं तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आप बिल्डर एंडोर्समेंट में जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो एक सब्जेक्ट है, वो एक चीज़ है जिसे बोला जाता है म्यूटेशन। आप समझते होंगे कि कोई भी आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तब आप सुन रहे होते हैं कि भाई इसका जो है म्यूटेशन करा लेना चाहिए, या कई केस में तो अगर आपने बैंक लोन कर रखा है तो वो पीटीएम और म्यूटेशन के लिए आपका कुछ अमाउंट भी होल्ड कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के में उसी म्यूटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर म्यूटेशन होता क्या है, इसके क्या अपने मायने हैं और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ज़्यादातर बैंक या कोई भी व्यक्ति जो कि लीगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो आपको म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए भी बोलते हैं कि भाई ये आपको ज़रूर कराना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है, क्यों इतना डॉक्यूमेंट ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, और सबसे लास्ट में कि वो उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज हम इन्हीं चारों सब्जेक्ट पे विस्तार से बातें करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आप इसे तसल्ली से जो है देखें। मेरा ये आपको वायदा है कि आप जो समय इन्वेस्ट करेंगे उसके मुताबिक आपको इसमें इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है म्यूटेशन, कि रजिस्ट्री के बाद भी बोला जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्री आपका मालिकाना हक नहीं है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक तो होता है प्राधिकरण, जैसा कि मैं नोएडा की बात करूं, दैट इज़ कॉल्ड, इसे आप इस एक तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आप इसे जो है मान सकते हैं। एक होता है आपका प्राधिकरण, दूसरा होता है आपका रजिस्ट्रार ऑफिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें होती हैं, लेन देन या ट्रांसफ़र जो हो रहा होता है, वो जो चेंज हो रहे होते हैं वो प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहे होते हैं, जो कि अथॉरिटी का होता है। जो है जैसे हम यहाँ पे नोएडा में अथॉरिटी होता है, दिल्ली में जैसे एमसीडी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट बोल देते हैं, एमसीडी होती है जो है। तो होता क्या है कि जब हम नोएडा में लगाते हैं ट्रांसफ़र, तो जो ट्रांसफ़र लगा रहे होते हैं एक्चुअल में वो अथॉरिटी द्वारा जो है हमें जारी किया जाता है, अथॉरिटी इन द सेंस एमसीडी द्वारा। और जो हम रजिस्ट्री करा रहे होते हैं वो करा रहे होते हैं हम जो है रजिस्ट्रार के यहाँ पे। तो वहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप रजिस्टर्ड हो रही होती है। असल में हम देखें तो ओनरशिप का जो है प्रदर्शित करने के लिए, ओनरशिप को दिखाने के लिए एमसीडी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर आपकी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिम्मेदार होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या वाटर वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनके द्वारा देखा जाता है। तो असल में होता क्या है कि जब आप ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं तो हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र करा ली एमसीडी से, लाइक नोएडा अथॉरिटी से, और रजिस्टर करा लिया हमने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो होता क्या है, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। प्रॉपर प्रोसेस जो हो रहा होता है वो होता है कि जिस डिपार्टमेंट से आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कराई है, आप वहाँ जाके अपनी ओनरशिप रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करा के उसकी एक कॉपी ले जाके आपको वहाँ भी बताना होता है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की थी वो हमने रजिस्ट्रार यहाँ रजिस्टर करा ली है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे चढ़ा दिया जाए, जिससे कि हम गांव की लैंग्वेज में या वैसे बात करें इसे दाखला खारिज बोला जाता है जो है। तो ये होती है जो प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन जो है। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई आखिर ये म्यूटेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो आपको पता होगा, जैसा कि मैंने बताया, कि रजिस्ट्रार के यहाँ पे हम सिर्फ अपनी जो ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है उसे रजिस्टर करा रहे होते हैं। हमें आगे के डॉक्यूमेंट में चढ़ाने के लिए या एक्चुअल में जो ओनरशिप है, जहाँ पे लैंड की ओनरशिप जाती है या जहाँ पे ये डेटा स्टोर हो रहा होता है कि भाई कौन ओनर है कौन नहीं है, वो एमसीडी डिपार्टमेंट होता है, नोएडा अथॉरिटी होती है, जहाँ पे हमें ये बताना होता है। नहीं अगर आप बताएंगे तो इसमें होता क्या है कई बार कि कई डीलों में
आपका म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो बैंक फंडिंग नहीं कर रहे होते हैं। बड़ी डीलों में अगर देखा जाए तो डील कैंसिल भी हो जाती है इस वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो लीगल में जाएंगे बड़ी डील में तो वो लोग इन डॉक्यूमेंट को पार्ट मानते हैं, ये डॉक्यूमेंट होते हैं कि भाई ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर हम इसके जो है महत्वपूर्ण होने पे बात करें तो एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर मानो ये प्रॉपर्टीज़ जो है बायर के लिए क्यों ज़रूरी है, कि सपोज करिए आपकी कोई लैंड है जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, ये जो म्यूटेशन होता है वो एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर दोनों में ही जो है अप्लाई होता है। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी आप जो आपकी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने अभी किसी किसान से एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, आपने उसे अपने यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड करा ली है उसकी ओनरशिप, बट आपने म्यूटेशन नहीं कराया है। कल को सपोज करिए जैसा कि भारत के अंदर अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है दौर चल रहा है, वो लैंड आपकी जो है प्राधिकरण की या अथॉरिटी की या सरकार की किसी भी स्कीम के अंदर आ जाती है, तो हो सकता है वो उसे एक्वायर कर लें। तो वो फिर जब एक्वायर कर लेंगे तो उसके जो कंपनसेट किया जाएगा, जो मुआवजा दिया जाएगा, वो इस पे बिहाफ पे दिया जाता है कि भाई हमारी जो है यहाँ पे ओनरशिप कौन है। लेकिन है क्या है कि आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन नहीं कराया है, तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो आपने जिनसे खरीदी है उनको चले जाएंगे। तो बाद में थोड़ी चीज़ें ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लीगल इश्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हमेशा कहा जाता है कि आप चाहे रेजिडेंट एग्रीकल्चर लैंड लें चाहे नॉन एग्रीकल्चर लैंड लें, यानी एग्रीकल्चर के बाद जितनी भी शॉप दुकान इंडस्ट्री वगैरह हैं ये उसमें नॉन एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। तो आपको चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कराएं, प्रॉपर रजिस्ट्री कराएं और उसके बाद में म्यूटेशन अवश्य कराएं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जो है। अब हम आ जाते हैं कि भाई म्यूटेशन किन किन केसों में ज़रूरी होता है, कि आखिर कोई ज़रूरी नहीं है सेल परचेज में ही ज़रूरी हो, तो मैं बताता हूँ। तो ये कब कब ज़रूरी होता है, तो हम जाएं तो ये 3 4 5 केस होते हैं जिनमें ये ज़रूरी होता है। सबसे पहला कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है कि आप वो कराएं। सबसे पहला अगर हम प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे होते हैं। दूसरे केस में अगर हम जाएं तो कई बार होता क्या है कि भाई मानो किसी की प्रॉपर्टीज है और वो जो है एक्सपायर कर गए हैं, तो फिर उनके जितने भी वारिस होंगे फिर वो उनके नाम जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। ये चीज़ वहाँ बताई जाती है कि भाई हमारे वो फला जो प्रॉपर्टीज़ के ओनर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, हम उनके वारिस हैं। उस केस में भी ये की जाती है। तीसरा है जीपीए के केस में, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में, पावर ऑफ अटॉर्नी केस में भी ये जो की जाती है। और चौथा जो केस है वो है आपकी गिफ्ट के केस में भी। अगर मानो आप किसी को कोई प्रॉपर्टी आपस फैमिली में या कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, तब भी आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है, एमसीडी डिपार्टमेंट को या अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि भाई अब हमारी इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर हम हैं, जो है जो हमें प्राप्त हुई है जो है। तो इन 4-5 केसों में ये चीज़ बतानी होती है कि आप जो है म्यूटेशन करवाने के हकदार हैं, कि आपको इन 5 केस में म्यूटेशन करवाने चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन वर्सेस म्यूटेशन में अगर हम बात करें क्या इनके अंदर अंतर होता है, तो मैं आपकी पहले भी वीडियो में बता ही चुका हूँ, आपकी जानकारी के लिए फिर दोबारा बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन हम जो है किसी भी एमसीडी या प्राधिकरण की अंतर्गत आई हुई प्रॉपर्टी को जब हम ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं तो उस ट्रांसफ़र होने के बाद जो ओनरशिप को रजिस्टर कराना होता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री। लेकिन असल में ओनरशिप तब आती है जब हम जिस डिपार्टमेंट से हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके आई है वहाँ पे हम अपनी ओनरशिप को रजिस्टर कराने के बाद जब वो पेपर जमा करते हैं वहाँ पे, तब एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे चढ़ती है। यानी इसे हम कह सकते हैं, फिर दोबारा से बता दूं आपको, दाखिला खारिज, कि भाई हमारा जो पहले फला ओनर थे जो है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की थी, मैंने क्या किया है इस प्रॉपर्टी को वहाँ पे उस प्राधिकरण में के अंदर जो आ रही थी वहाँ पे अपना रेवेन्यू स्टाम्प जमा करके स्टाम्प वगैरह ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप रजिस्टर्ड करा ली है। उसकी कॉपी ले जाके एक पूरा फॉर्म भर के आप वहाँ अप्लाई करते हैं कि भाई मैंने अपनी ओनरशिप जो कि आपने ट्रांसफ़र किया था उसे रजिस्टर्ड करा लिया है, अब इस प्रॉपर्टीज़ को मेरे नाम पे चढ़ा दिया जाए। तो ये दोनों की चीज़ अलग अलग हैं। रजिस्ट्री है आपकी ट्रांसफ़र हुई ओनरशिप को रजिस्टर्ड कराना, और म्यूटेशन होता है अपनी जो
ओनरशिप रजिस्टर्ड कराई है उसे आपके लैंड बैंक में या उस डिपार्टमेंट में अपडेट कराना कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी को जो कि ट्रांसफर हुई थी अब हम उसके रजिस्टर्ड ओनर हैं। ये अंतर होता है आपका रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री वर्सेस म्यूटेशन के अंदर। हम अगर बात करें कि भाई ये कितने तरीके की म्यूटेशंस होती हैं, तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, म्यूटेशन हमेशा दो प्रकार की होती है जो कि लैंड डिवाइड की गई है। एक की गई है एग्रीकल्चर लैंड, एंड इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आ जाती हैं। तो पहली कहलाती है एग्रीकल्चर लैंड म्यूटेशन एंड सेकंड इज नॉन एग्रीकल्चर लैंड म्यूटेशन। इसमें सारे जो है आपके कॉम्प्लेक्स, सिंगल स्टोरी हाउस, अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल, ये सब की सब आते हैं जो है। अगर हम बात करें कि भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन 4 केस में करानी होती है। अब चारों के अनुसार आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जो कि मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा। और अगर हम बात करें कि भाई इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग ही चाहिए होते हैं। आप उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। अब कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसीजर चालू हैं। चार्जेस की बात की जाए तो सरकार के या चार्जेस अकॉर्डिंग टू स्टेट अलग अलग होते हैं। उसके लिए आप जो है उस समय जब आप बात कर रहे हो तब जब कराना हो तब हम अपडेट कर सकते हैं कि क्या है। तो किसी भी तरीके की इस म्यूटेशन से रिलेटेड आपको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, तो आप हमें बता सकते हैं। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। साथ में ही दोनों प्राधिकरण के जो है ऑनलाइन पोर्टल भी हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी सेल्फ भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई आप अपनी जो है जो भी आपका अपना काम है उसमें व्यस्त रहें और ये चीज़ें होती रहें, तो नंबर्स हैं हमारे जो है, आप हमें बता सकते हैं। हम आपको जो है होम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। सारी चीज़ें आप घर से ली जाएंगी, सारी चीज़ें घर से ही आपको जो करा दी जाएंगी। हम वो सारी फैसिलिटेट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम टीम प्रताप एसोसिएट 2014 से जो है आपके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस वे पे जो है रियल इस्टेट में सेवाएं दे रहे हैं। तो आपकी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो आप हमें बता सकते हैं, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो, चाहे रीसेल से रिलेटेड हो, या आप कोई जो है हमसे जो है लीगल हेल्प चाहते हैं, तो हमारे एसोसिएट हैं जो कि आपको जो है दोनों प्राधिकरण पे जो है लीगल हेल्प भी हम प्रोवाइड करा देंगे। वो किसी भी तरीके की हो, चाहे तो आपने खुद ही अपनी डील की है वहाँ पे आप बताएं, वहाँ हम लीगल करा देंगे, हेल्प करा देंगे। साथ में ही आप किसी भी तरीके के ड्यूज़ या सेटलमेंट के लिए भी आप अथॉरिटी से देख रहे हो तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं जो है सेवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी डीपली जानकारी दी है आपको इसके बारे में, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो मुझसे छूट गई और आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप पे नंबर जो लिंक दे रखी है या व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस पर आप हमें बताएं, हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हम आगे कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक बड़ी टीम बना दी जाए, जिससे कि आपकी अलग अलग लोकेशन पे भी प्रॉपर्टीज़ हों तो हम उन्हें देख सकें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको रियल इस्टेट में कम से कम जो है आपकी अदर लाइफ को, जो कि वर्क लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उससे डिस्टर्ब किए बिना ही आपको सारी सेवाएं प्रोवाइड कराएं। आपकी कितनी भी प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, नोएडा एक्सटेंशन में हो, एक्सप्रेस वे पे हो, हम एक टीम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि एक ही व्यक्ति आपकी पूरी दोनों शहरों की प्रॉपर्टीज़ को टेक केयर कर सके। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। साथ में कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेश्चंस छूट गए हों मुझसे जो मैं नहीं बता पाया हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी आपसे विशेष विनती है कि मेरे चैनल को जो है अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हम एक अच्छी नीयत के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर, रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ टीम को लेकर बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम आगे तक जाएंगे और आपको अच्छी सेवाएं देंगे, और इस उम्मीद में कि किसी डील में आपसे मिलते हैं डायरेक्ट, चाहे वो आपके घर पे हो चाहे हमारे ऑफिस पे हो। हम आपसे विदा लेते हैं।
आपने समय निकाल के हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।